learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover agriculture in between years 1950 to 1990. इस टॉपिक में हमने इससे पहले कवर किया था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था. हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम अपने 5 इयर्स प्लान्स लेके आएंगे और हमारे जो 5 इयर्स प्लान्स हैं उनका हमारा फोकस क्या रहेगा कि उन प्लान्स में मॉडर्नाइजेशन हो, इक्विटी हो, सेल्फ रिलायंट हो और ग्रोथ हो. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा जो 5 इयर्स प्लान्स थे, हमने ये मेक श्योर करना था कि हमारी जो सेक्टोरल ग्रोथ है, जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, हमारी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है, वो भी बाकायदा इन्हीं ऑब्जेक्टिव को रखते हुए हुए. तो हमने सबसे पहले कवर करेंगे एग्रीकल्चर को कि एग्रीकल्चर इन बिटवीन ईयर 1950 टू 1990 हमारा कैसा था. तो अब जब हमने ये कवर किया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वी हैव सीन कि हमारी जो एग्रीकल्चर कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी. तो 1950 से 1990 के बीच में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत थी ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए. सो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी. अब हम यहाँ पे ग्रोथ और इक्विटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जो 5 इयर्स प्लान्स हैं उनका हमने फोकस रखा था कि हमारी ग्रोथ हो, जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं वो इक्विटेबल हो, हर सेक्टर जो है या जो हर एज ग्रुप के लोग हैं वो उसको जो भी हम बेनिफिट्स ले रहे हैं उसको रीप कर सके. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ग्रोथ एंड इक्विटी इन एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट टुक अप. अब हम चाहते थे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इक्विटी आए. अब इक्विटी का पॉइंट यहाँ पे क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे पास जब बिफोर इंडिपेंडेंस जो रूलर्स थे उन्होंने जमींदारी सिस्टम क्रिएट किया हुआ था. बहुत सी जगह पे ऐसा था कि मैक्सिमम जो लैंड थी वो जमींदार्स के पास थी. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिच पुअर का गैप बहुत ज्यादा था. तो उसको कम करने की हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए? वी हैव टुक 2 इनिशिएटिव. फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे थे ताकि हमारे पास क्या आ सके, इक्विटी आ सके, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो सके. सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्या आ सके, ग्रोथ आ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. हमारे पास क्या है, जब 1947 में हम जब आज़ाद हुए तो हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम कमर्शियल गुड्स को कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे थे. कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन से? कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया. हम इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि फूड जो हमारा है, डिस्पाइट वी वर 70%, हम इतने सफिशिएंट नहीं थे कि हम अपना ही पेट भर सके. ठीक है. बाकी रीजंस ये भी हैं कि बहुत जगह ऐसे हमारे पास जगहें हैं जिनके पास मीन्स ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर या फूड को असेस कर सके. ठीक है. बट वी हैव मेक श्योर कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं और जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे हम इन द बिटवीन 1950 टू 90 जो हमारा टाइम पीरियड है एग्रीकल्चर को डेवलप करें. तो फर्स्ट वी विल सी लैंड रिफॉर्म्स. अब लैंड रिफॉर्म्स में हमारा क्या था? लैंड रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अब लैंड रिफॉर्म्स में है क्या? इट प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. अब लैंड रिफॉर्म्स में था कि हम जो ओनरशिप है लैंड की उसको चेंज करें. अब वो चेंज करने की जरूरत क्यों थी? At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries such as जमींदारी. अब जो लैंड थी वो किसने ओन किया हुआ था? जमींदार से, who merely collected rent from the actual tillers without contributing towards improvement on the farm. अब मैं एक जमींदार हूँ, मेरी जमीन है, मैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पैसा नहीं खर्च कर रही. जो वहाँ पे एक टिलर काम कर रहा है उससे सिर्फ मैं उससे प्रॉफिट मांग रही हूँ. उसके बाद मैं कोई फोकस ही नहीं कर रही कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजेशंस का यूज हो रहा है नहीं हो रहा, मेरी जो मिट्टी है वो कितनी, उसकी कल्टिवेटिंग पावर कितनी है, वो कितना कल्टिवेट कर सकती है, वो मैं किसी चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ. माई फोकस इज ऑन कि मेरे पास बहुत अच्छी ज़मीन है और मैं टिलर से जो है अपना प्रॉफिट लेती रहूँ. तो दैट नीड्स टू बी चेंज. Next is the low productivity in the agriculture sector forced India to import food from United States of America. अब क्या था कि हमारा पास क्या था कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन बहुत लो थी क्योंकि हम बिफोर इंडिपेंडेंस हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते थे मैक्सिमम लेवल पे. फूड सिर्फ इतना कमा रहे थे कि जो लोकल टिलर है वो अपना पेट भर सके, तो वो बहुत कम था. हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था. और मैंने आपको बताया था कि जब इंडो पाक वॉर हुई थी 1975 में, कंडीशन ऐसी आई थी कि यूएस ने हमें वॉर्न किया था कि अगर अब ये जो वॉर है ये पीसफुली नहीं खत्म हुई तो वो अपने इंपोर्ट्स बंद कर देंगे. डिस्पाइट द फैक्ट कि वीवर 70 to 75% जो हमारी पॉपुलेशन का 70-75% है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है. वी वर नॉट दैट सेल्फ सफिशिएंट कि हम अपना ही पेट भर सके. वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए, वहाँ के इंपोर्ट्स पे वी वर
डिपेंडेंट। सो अब बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस थी, तो हमने इसको कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट वी डिड जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमने किए, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम था उसको हमने खत्म किया। कैसे? क्या कहता है जमींदारी सिस्टम? द पॉलिसी ऑफ लैंड ऑफ द टिलर वॉज अडॉप्टेड, कि जो लैंड है वो टिलर की है, ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। एंड स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड। हमने वो स्टेप्स उठाए ताकि जो जमीन है वो टिलर्स को मिल सके और टिलर्स जो है वो ओनर्स बन जाए जमीन के। The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to tillers to invest in making improvements, provided sufficient capital was made available to them as it enables the tiller to make profit from the increased output. अब मेरे पास मैं एक टिलर हूँ, पहले मैंने जमींदार एग्जाम्पल लिया था, मैं टिलर हूँ। अगर मेरी जमीन आ जाती है तो मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, अगर मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो मैं अपनी लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। मैं फर्दर आई विल मेक श्योर कि मेरी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़े। अगर किसी और की जमीन होगी तो मैं उतने इंथुजियाज्म से वो काम नहीं करूंगी, उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखूंगी, ना ही मैं कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो कोशिश की गई, हमने ये कोशिश की कि जो हमारी लैंड है वो टिलर के पास जाए, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। नो डाउट मतलब ये जो है इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, ये जमींदारी सिस्टम जो एक नॉमेनक्लेचर है वो खत्म हो गया, नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, लेकिन ये सिस्टम काफी टाइम तक अवेलेबल रहा था। नेक्स्ट इज लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट क्या कहता है? दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। अब लैंड सीलिंग एक्ट कि आपको एक हमने लॉ बना दिया कि एक नंबर हमने दे दिया कि इतने हेक्टेयर्स तक आप एक जो भी कोई ओनर है वो जमीन को ओन कर सकता है, ठीक है, उस नंबर को हमने स्पेसिफाई कर दिया। एंड the purpose of land ceiling was to reduce the concentration of the land ownership in a few hands and promote equity in the agriculture sector. अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जमींदार हूँ, मेरे पास बहुत सारी लैंड है, तो मैं उस पर क्या करूंगी कि मैं खुद तो अकेले खेती नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लैंड है और मैं टिलर्स को दे देती थी। तो हमने क्या किया कि हमने एक लैंड सीलिंग एक्ट बनाया कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास कितनी जमीन होगी, उस नंबर को हमने स्पेसिफाई कर दिया। ऑल्दो इस केस में ये हुआ था कि जो अच्छे रिनाउंड जमींदार थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे वो जमीन जो है वो शिफ्ट कर दी थी। बट दिस मेड एन इम्पैक्ट कि लैंड सीलिंग के एक्ट वजह से काफी सारे जो मार्जिनलाइज्ड लेबर्स थे या जो हमारे टिलर्स थे उनको जो लैंड है वो शिफ्ट की गई थी। सो नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमने इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो देख लिए कि हमारा जमींदारी सिस्टम था, लैंड सीलिंग एक्ट हम लेके आए, ये चीजें तो हो गई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। अब वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़े। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हमें लाने की जरूरत पड़ी? लेट्स सी। At the time of independence, a large chunk of farmers were dependent on the monsoon, because of which they faced innumerable problems in farming activities. हमारा जो हम क्या डिपेंडेंट थे? मॉनसून पे। हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो अप टू मार्क नहीं थी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी यूज इन फार्मिंग वर ऑब्सोल्यूट। अब हमने बात की पहले मॉनसून की, ठीक है, फिर हमने बात की कि टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी वो ऑब्सोल्यूट हो गई थी, हमारे पास जो मशीन्स थी खेती करने के लिए वो ऑब्सोल्यूट हो गई थी। नेक्स्ट इज फेमिन्स हमारे बहुत ज्यादा थे। हमारा उसमें 1940s में एक एग्रीकल्चर कंडीशन देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस तो बहुत ही बुरी हालत थी, बट अब हमें वी नीड टू चेंज दैट। Indian agriculture suffered from low productivity of food grains as more emphasis was given to cash crops during the colonial rule. अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फूड क्रॉप्स थे उनकी तरफ हमारा फोकस नहीं था, कैश क्रॉप्स की तरफ फोकस क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे वांट कि हम कॉटन लगाएं या इंडिगो लगाएं, उस तरफ हमारा फोकस था। बट नाउ वी नीड टू चेंज दैट फोकस। दिस रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फ्रूट ग्रेन्स इन इंडिया। हमारे इस वजह से, ये सारे रीजंस की वजह से, मॉनसून, ऑब्सोल्यूट मशीनरीज की हम कैश क्रॉप ज्यादा उगा रहे हैं, उस वजह से क्या हो गया था कि हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो हमने क्या किया? अच्छा, उसके बाद एक रीजन और है, वो रीजन क्या है? Landlords and lenders exploited farmers because they were dependent on landlords and rural moneylenders to meet their credit requirements. अब जो credit requirements थी उनके लिए क्या होता है, जैसे आड़तियां हम जो लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि हम जो एक छोटे से एरिया का किसान है उसको पैसे लेने की बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी, क्रेडिट की फैसिलिटीज नहीं थी, लो रेट पे हमारे पास लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट की फैसिलिटीज नहीं थी। तो अगर कभी उसे बिजनेस अपने खेती में कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई सीड लेने हैं, तो जो क्रेडिट है वो आड़ती से उसको लेना पड़ता, लैंडलॉर्ड से जो उसके लोकल एरिया में, और वो हाई चार्ज इंटरेस्ट करते थे, जिससे क्या थी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। सो इन सब से ओवरकम करने के लिए वी हैव कम अप विद द आइडिया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लाया गया?
स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर वॉज ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो स्टैग्नेशन थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तोड़ी गई। आप यकीन मानो, वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए कि वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हमारी प्लेट में खाना आएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम अब जो है फूड क्रॉप्स थे उनको हम एक्सपोर्ट करने लगे थे। वीट एंड राइस इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे पास एक पर्टिकुलर बफर स्टॉक था जो हमने मेंटेन किया हुआ था कि जो हम इमरजेंसी में हम लेके आएंगे। अब वो सब हुआ कैसे? इट रेफर्स टू सस्टेन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब वो सस्टेन्ड ग्रोथ हो। अब वो सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे होती? वॉज मेड पॉसिबल बाय यूजिंग HYV सीड। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए, उसके साथ फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हम लेके आए पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। अब सिर्फ HYV सीड्स नहीं, वी हैव मेड श्योर कि फर्टिलाइजर्स भी आए, पेस्टिसाइड्स भी आए और इरिगेशन फैसिलिटीज भी आए। हमने बताया भी था ना कि हम मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। वो सारी चीजों को ओवर करने के लिए हमने एक साथ ये सारी चीजें लेके आए। अब HYV सीड्स क्या करते हैं? यूजफुल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड आर ऑल्सो नोन एज मिराकल सीड्स। कि अगर ये वाले जो सीड्स हैं अगर हम जमीन पर डालेंगे तो फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए थे एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट टेक्नोलॉजी। बट इसमें एक ड्रॉबैक था। यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। कि अगर आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो तो आपको पानी बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, आपको पेस्टिसाइड देने पड़ेंगे एंड फर्टिलाइजर्स। और जैसा हमने मीनिंग में पढ़ा, हमने ना सिर्फ HYV सीड्स, वी हैड मेड श्योर कि फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास हों, पेस्टिसाइड्स भी हों और जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको भी अपडेट किया जाए। तो जो इन सब का अमैगलमेशन था उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बहुत अच्छे से अटेन किया। Hence, farmers require proper irrigation facilities and necessary financial support to consume fertilization and pesticides to obtain the benefits of HYV seeds. अब हमने बात कर ली कि HYV सीड्स आ गए हमारे पास, हमें फर्टिलाइजर्स मिल गए, हमें पेस्टिसाइड्स मिल गए, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज मिल गई। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हमें क्रेडिट फैसिलिटीज भी। अब HYV सीड्स खरीदने कैसे हैं? जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो भी जो है किसानों को दी गई थी। अब नेक्स्ट वी विल सी बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए? फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स थे वो अवेलेबल कराए गए। It enabled farmers to use HYV seeds, pesticides, fertilizer and well-developed agricultural methods areas where the supply of water was regular. अब हमने कोशिश की कि हमारे पास HYV seeds हो, pesticides हो, वो सारा कुछ हमने जो इनपुट है we have make sure कि हर किसान तक वो चीज पहुंचे। Second is साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए भी एक मेथड लाया गया। इट अलाउड द फार्मर्स टू हार्वेस्ट मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर थ्रू द इनिटेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म HYV सीड्स फॉर मेजर क्रॉप्स। अब हमने वो टेक्नोलॉजीज हम लेके आए, हमने रोटेशन का सिस्टम अपनाया कि इस टाइम समर्स में आप ये फसल उगा सकते हो, विंटर्स में आप ये फसल उगा सकते हो, वो चीज हम लेके आए। नेक्स्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। It ensured farmers with reasonable prices for their produce through minimum support prices and prevented income fluctuation. अब जो minimum support price था वो हमने इंश्योर किया कि आपकी जो फसल है, ठीक है, अब जब वो किसान मंडी में जाके उसे बेचेगा तो उसे एक MSP दिया जाएगा कि आपकी फसल खराब नहीं जाएगी, एक मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा ही, फिर चाहे सरकार उसको किसी बफर स्टॉक में रखे, आगे कहीं पे सेल करे। नेक्स्ट इज credit facility. It provided farmers with sufficient credit facilities and package of inputs before the sowing season through government programs. अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने प्लान्स लेके आए जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है ये मेक श्योर किया, हमने फैसिलिटीज दी कि फार्मर्स को क्रेडिट मिल सके। अब क्रेडिट होगा तो आप HYV सीड्स खरीद पाओगे, HYV सीड्स खरीद पाओगे तो आप अपने जो है खेती अच्छे से कर पाओगे। हम 2 से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, उसके बाद हमारे को MSP भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे दिस लीड्स टू कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ब्लॉकबस्टर बन गया। बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, मतलब पंजाब में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में वीट एंड राइस की बहुत ही ज़्यादा जो है बम्पर क्रॉप्स हमारी उस टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट इज अब सब्सिडीज टू फार्मर्स। अब ये जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो ये है कि जब हमने क्रेडिट फैसिलिटीज दी है, हम HYV सीड्स लेने के लिए हम किसानों को हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कहते हैं हमें सब्सिडीज देनी पड़ती है। अब बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है। तो पहले हम देखते हैं सब्सिडीज होती क्या है।
A subsidy is a direct or indirect monetary assistance granted by the government for production activities. कि हमने जो हमें पता है कि जहाँ से हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, जहाँ पे हमें पुश करने की जरूरत है, उन सेक्टर्स में हम जो है सब्सिडी देती है गवर्नमेंट लेवल पे. Economists have different views on whether subsidies encourage farmers to use new technology or are a huge burden on government finances. अब बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पता नहीं बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लेकिन उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट पे जो है वो फाइनेंसेस पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है फाइनेंसेस से. क्योंकि अब आप रूटीन में आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होगे तो यू हैव सीन कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो वोटर्स को व्यू करने, मतलब उनको किसानों को व्यू करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी उनका डेप्ट है वो क्लियर कर देती है, बिजली माफ़ कर देती है, बहुत सारे उनको प्लान्स उनको लेके आते हैं. तो इकोनॉमिस्ट हैव द व्यू कि जो हमारा सब्सिडीज़ हैं वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट उतनी ज़्यादा ना है, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन फॉर श्योर है. बट अब देख लेते हैं, लेट्स सी कि फार्मर जो सब्सिडीज जो हमारे इकोनॉमिस्ट व्यू हैं वो डिफरेंट कैसे हैं. यूजफुलनेस और अगेन सब्सिडीज. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है सब्सिडीज हेल्प इन इंकरेज फार्मर्स टू यूज न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, वंस टेक्नोलॉजी इज वाइडली एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट शुड स्टॉप प्रोवाइडिंग गुड्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. कि अगर एक लेवल पे हमने वो लेवल अटेन कर लिया कि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो अगेंस्ट में है वो कहते हैं कि सब्सिडीज उस लेवल पे बंद कर देनी चाहिए. जैसे अभी हमने एलपीजी में किया हुआ है कि एलपीजी में क्या है, हमने बोला हुआ है जो लोग सेल्फ सफिशिएंट है, हाई इनकम ग्रुप्स हैं, उनको हमने बोला हुआ है कि एलपीजी की मतलब जो गैस सिलेंडर होता है उसकी सब्सिडी को गिव अप कर दें. तो मैक्सिमम लोगों ने उस चीज़ को गिव अप भी किया है. In India, more than 50% of farmers are poor and cannot afford new technology in their farming activity. So the government can help them by providing subsidies. नो डाउट हमने बताया कि 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में है, मार्जिनलाइज्ड है, बहुत लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, लैंड होल्डिंग्स बहुत कम हैं. वहाँ पे गवर्नमेंट को एक मतलब हमारा सोशलिस्ट जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ पे हमें चाहिए कि हम पुअर को अपलिफ्ट करें, एंड फॉर दैट वी नीड सब्सिडीज. अब उसके अगेंस्ट में क्या है, सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू बेनिफिट फार्मर्स बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that the fertilizers industry has benefit others more than farmers. अब क्या है कि फर्टिलाइजर्स का जो बेनिफिट है वो खेती से ज़्यादा जो फर्टिलाइज प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उनको ज़्यादा हुआ है. दे हैव दिस व्यू अगेंस्ट दिस. Abolishment of subsidy will violate the goal of equity because it raises differences between poor and rich farmers in India. अब बिकॉज हम पुअर को सब्सिडी दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, रिच एंड पुअर का गैप कम हो रहा है. क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड किसान है, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, वो अपलिफ्ट हो सके, वो हम गैप कर रहे हैं. बट ऑल्सो फार्मर्स फ्रॉम प्रोस्पेरियस रीजन बेनिफिटेड फ्रॉम सब्सिडीज मोर देन फार्मर्स फ्रॉम पुअर रीजन. लेकिन इकोनॉमिस्ट हैव द व्यू कि जो अच्छे किसान हैं, जो पुअर नहीं है, अपर इनकम ग्रुप है, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है सब्सिडीज का, उनको फ्री खाने की आदत हो गई है. Last is application of the new technology in farming will increase the total output of agriculture production in developing nations. अब की जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा. अब न्यू टेक्नोलॉजी तभी अडॉप्ट कर पाएंगे किसान जो है वो तभी अफोर्ड कर पाएगा अगर हमें उनको सब्सिडी दे रहे हैं. ठीक है, द फर्टिलाइजर सब्सिडी शुड नॉट बी कंटिन्यूड एज इट फेल टू सर्व द टारगेट ग्रुप. अब जो इकोनॉमिस्ट जो इसकी सब्सिडी अगेंस्ट में है उन्हें लगता है कि जो हम फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दे रहे हैं दैट इज जो उसका एक गोल था वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि 1950 से 1990 तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमने लैंड होल्डिंग्स को कैसे हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, हमने जमींदारी सिस्टम को कैसे एबॉलिश किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के हमें क्या क्या बेनिफिट रहे. हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे. तो वी हैव कवर्ड ऑल एवरी एक्सपेक्ट जो हमारी एग्रीकल्चर था इन बिटवीन ईयर 1950 टू 1990. नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस चीज का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म्स मीन्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू. अब जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ऑल द अबव. ठीक है, तो अब जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो हमारे ओनरशिप को भी ध्यान करके थे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एंड जो फार्मर्स हैं वो एक्सप्लॉयड ना हो. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ. जो हमारा अबॉलिशन थी इंटरमीडिएट्स की और लैंड सीलिंग की, वो किसका पार्ट था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का, बैंकिंग रिफॉर्म्स का, लैंड रिफॉर्म्स का. ऑब्वियसली ऑप्शन सी, लैंड रिफॉर्म्स.
So correct option is option C. Next question. New agriculture strategy was also known as, जो हमने नई एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी लेके आए थे उसको हम क्या बोलते थे? व्हाइट रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रेवोल्यूशन. दिस इज व्हाइट. तो ऑब्वियसली जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप्स विच बेनिफिटेड मोस्ट अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन वर. कौन कौन सी क्रॉप्स थी जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था? वीट, राइस, बोथ वीट एंड राइस. यस, बोथ वीट एंड राइस बहुत बम्पर क्रॉप्स हुई थी. बहुत ज्यादा हमारे पास जो है एकदम से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हुई थी हमारी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा. Still, in case you have any doubts, you can ask them in your Ask Your Doubt section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.